हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि PC22 का टॉपिक है। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जितना छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो ये टॉपिक आप छोड़ना मत। PC22 के लिए ये टॉपिक ज़रूर कवर कर लेना। टॉपिक का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो पी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनका कैसे ऑडिट किया जाता है, उस रिगार्डिंग हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो CAG की ऑडिटिंग गाइडलाइंस है रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ पी प्रोजेक्ट्स, वो इस टॉपिक में कवर होता है। तो हम ये टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ पी होता क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? ये एक इनोवेटिव मेथड है जिसे स्टार्ट किया गया था ताकि प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ली जा सके इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो नेशन बिल्डिंग में एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना पब्लिक को, ऐसी एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेने के लिए इस टेक्निक को लाया गया ताकि जो गवर्नमेंट है वो आम जनता को अच्छी से अच्छी सर्विसेज, हाई क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके एट अफोर्डेबल कॉस्ट विदाउट डिले। इसलिए पी प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया। जो पी प्रोजेक्ट्स हैं उनका फ्रेमवर्क इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है उसे रीजनेबल रिटर्न मिल सके एट मैनेजेबल रिस्क। आपको पता है अगर प्राइवेट सेक्टर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या देखेगा? अपना प्रॉफिट। तो इसलिए फ्रेमवर्क को इसी तरीके से बनाया जाता है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को अपना रीजनेबल रिटर्न मिल सके एट मैनेजेबल रिस्क। और जो पब्लिक है जो उस फैसिलिटी या उस सर्विस को यूज़ करेगी उसे हाई क्वालिटी की सर्विस मिल सके एट अफोर्डेबल कॉस्ट। एंड लास्ट किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। कौन सा ऑब्जेक्टिव? टू अचीव वैल्यू फॉर पब्लिक मनी। कि गवर्नमेंट अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके। कौन सा ऑब्जेक्टिव? वैल्यू फॉर पब्लिक मनी। तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के पी प्रोजेक्ट्स को फ्रेम किया जाता है। जो पी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका मेन एम क्या रहता है? दे एम एट फाइनेंसिंग, डिज़ाइनिंग, implementing and operating public sector facilities and services. Their main aim is to provide public sector facilities and services. और इन प्रोजेक्ट्स के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक है पी प्रोजेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। जो इनका टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। समटाइम्स इट इज़ अप टू 30 ईयर्स। ये आपको पता होना चाहिए। और इन प्रोजेक्ट्स में जो रिस्क है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? प्राइवेट सेक्टर को। जो प्राइवेट एजेंसी है इस प्रोजेक्ट में वो रिस्क को बियर करती है। और इन प्रोजेक्ट्स में एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बिटवीन द प्राइवेट एजेंसी एंड द पब्लिक अथॉरिटी। तो और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर ड्रॉन बिटवीन लीगल एंटिटीज एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। सो दीज आर दी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्रोजेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। जो पी प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर लॉन्ग टर्म, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा होता है। समटाइम्स इट इज़ अप टू 30 ईयर्स एंड द ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क इज़ गिवन टू दी प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिस्क को बियर करता है। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रॉ किए जाते हैं बिटवीन दी लीगल एंटिटीज़ एंड दी पब्लिक अथॉरिटीज़। सो दीज आर दी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पी प्रोजेक्ट्स। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं जो पी प्रोजेक्ट्स होते हैं दे कंबाइन दी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बोथ वर्ल्ड्स मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पी प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप में काम करते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करता है? बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज, मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। और जो पब्लिक सेक्टर है वो रेगुलेटरी एक्शन से पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करता है। और जो ऑब्जेक्टिव है टू अचीव वैल्यू फॉर पब्लिक मनी वो अचीव करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ की इंग्रेडिएंट्स ऑफ ट्रिपल पी। हमें पता है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप होती है, यानी कि एक साइड पर होती है प्राइवेट सेक्टर पार्टी और एक साइड पे होती है पब्लिक सेक्टर पार्टी यानी कि गवर्नमेंट। तो ये दोनों पार्टीज़ मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड एंड लीगल होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पार्टी ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स में आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड एंड लीगल होगा। दोनों पार्टीज़ मिलकर लॉन्ग टर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ जो लॉन्ग टर्म यूसेज की होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स, हाईवेज। ऐसी फैसिलिटीज़ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के द्वारा जनता को प्रोवाइड की जाती है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट एंड फाइनेंस एंड ऑपरेट द पब्लिक सर्विस, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विस वो किसकी होती है? पब्लिक सेक्टर की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पब्लिक सेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विस। प्राइवेट सेक्टर का काम है सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना, डिज़ाइन करना, फाइनेंस करना, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए टू दी पब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट इज जो प्राइवेट सेक्टर है उसका काम है फाइनेंस को देना और जो पब्लिक सेक्टर है वो हेल्प करता है प्राइवेट सेक्टर की ताकि वो फाइनेंस ला सके उस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे गारंटी प्रोवाइड करना या फंडिंग देना, कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना। वो सब कुछ काम किसका है? पब्लिक सेक्टर का। और प्राइवेट सेक्टर मेनली क्या करता है? फाइनेंसिंग करता है। और जो मेन क्राइटेरिया होता है जिस पे बेस्ड होता है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट वो क्या होता है? वैल्यू फॉर मनी को अचीव करना। तो इस अरेंजमेंट में इसीलिए एंटर किया जाता है, ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को इसीलिए लागू किया जाता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू फॉर पब्लिक मनी, ताकि गवर्नमेंट अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके, ताकि वो पब्लिक को अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर सके एट अफोर्डेबल कॉस्ट विदाउट एनी डिले। सो वैल्यू फॉर पब्लिक मनी is the basic criteria for entering into the triple P arrangement. So these are the main ingredients of triple P projects. Next topic is institutional arrangement for the appraisal and approval of triple P projects. जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स का पूरा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारी गाइडलाइंस रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन, अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी गाइडलाइंस होती हैं फॉर द फॉर्मुलेशन, अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन, अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कमेटी क्या है? इस कमेटी के पास हाईएस्ट अथॉरिटी है टू ले डाउन ट्रिपल पी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। सभी जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं वो कौन बनाता है? ये कमेटी बनाती है, कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। और हर ट्रिपल पी प्रोजेक्ट को कौन कंसीडर और अप्रूवल देता है? यही कमेटी देती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिर्फ गाइडलाइंस इशू करती है रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन, अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स, के कैसे ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जाएगा, उनके रिगार्डिंग वो गाइडलाइंस इशू करता है। लेकिन जो कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंसीडर करती है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को और उन्हें अप्रूवल देती है। सो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिर्फ गाइडलाइंस इशू करती है, लेकिन जो कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप्रूवल देती है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को। तो आपको ध्यान रखना है, जो कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसके पास पावर है टू ले डाउन ट्रिपल पी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, और यही कमेटी हर ट्रिपल पी प्रोजेक्ट को कंसीडर करती है और उसे अप्रूवल देती है। और इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है। कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। और इस कमेटी के कौन कौन मेंबर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इस कमेटी का कौन कौन मेंबर होता है? फाइनेंस मिनिस्टर इसका मेंबर होता है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वो भी इसका मेंबर होता है।
मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज वो भी इसके मेंबर होते हैं, और 2 मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग ये भी इसके मेंबर होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, और इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज एंड 2 मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग। इन सबको मिला के कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, और इसी कमेटी के पास पावर है टू गिव अप्रूवल टू द PPP प्रोजेक्ट्स। ऐसी एक और कमेटी बनाई गई है टू एड्रेस द रिस्क अटैच टू द PPP। देखो, हम जब कोई काम करते हैं तो रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, तो जो PPP प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी रिस्क फ्री तो होते नहीं, उनमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है, और इस कमेटी का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। तो ये कमेटी क्या करती है? PPP प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उन्हें एड्रेस करती है। और इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी। ये आपको पता होना चाहिए कि एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, जो PPP प्रोजेक्ट्स के रिस्क को एड्रेस करती है। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी। और अदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं इस कमेटी के? प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी, यानी कि नीति आयोग का सेक्रेटरी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग कहने लगे हैं, तो नीति आयोग का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का सेक्रेटरी, एंड डिपार्टमेंट स्पॉन्सरिंग द प्रपोजल, जो डिपार्टमेंट इस प्रपोजल को स्पॉन्सर कर रहा है उसका सेक्रेटरी। तो ये सभी इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए चेयरपर्सन कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी, और अदर मेंबर्स कौन होते हैं? प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी यानी कि नीति आयोग का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का सेक्रेटरी, एंड जो डिपार्टमेंट इस प्रपोजल को स्पॉन्सर कर रहा है उसका सेक्रेटरी। ये सभी इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। और इस कमेटी को सर्विस देने के लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एक स्पेशल सेल है इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो इस कमेटी को सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सच एग्रीमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल एंगल। जो PPP एग्रीमेंट्स होते हैं उनको फाइनेंशियल एंगल से एग्जामिन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कि उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी गारंटी एक्सटेंड करनी है, कैसे रिस्क को एलोकेट करना है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूरा एग्रीमेंट फाइनेंशियल एंगल से एग्जामिन करती है। नेक्स्ट इज PPP अप्रेजल यूनिट। इस यूनिट को नीति आयोग में इस्टेब्लिश किया गया है, और इस यूनिट का काम क्या है? सभी PPP प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को इवेलुएट करना, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी है यानी कि PPPAC जो कमेटी है उसके लिए अप्रेजल नोट्स प्रिपेयर करना। तो इस यूनिट के 2 काम हैं, सभी प्रपोजल्स को इवेलुएट करना, और PPPAC जो कमेटी है उसके लिए अप्रेजल नोट्स प्रिपेयर करना। और ये यूनिट कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है? नीति आयोग में। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फाइनेंशियल पावर्स ऑफ PPPAC। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी की फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन बनता है, आप इसे याद रखना। फर्स्ट पॉइंट इज ऐसे PPP प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से कम होती है उन प्रोजेक्ट्स को कौन कंसीडर और अप्रूव करता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी या स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सभी PPP प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से कम होती है उन प्रोजेक्ट्स को कौन अप्रूवल देता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी या स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा होती है लेकिन 250 करोड़ से कम होती है उनके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है जिसके 2 मेंबर्स होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी, और डिपार्टमेंट जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा होता है उसका सेक्रेटरी। तो इनकी कमेटी ऐसे प्रोजेक्ट्स को अप्रेस करती है, असेस करती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा होती है लेकिन 250 करोड़ से कम होती है उनको कौन अप्रेस करता है? एक कमेटी करती है जिसके 2 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी, और जो डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा होता है उसका सेक्रेटरी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 250 करोड़ से ज़्यादा होती है उनको कौन अप्रेस करेगा?
PPPAC यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी उनको अप्रेज करती है। तो आपको याद रखना है, ऐसे PPP प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से 250 करोड़ होती है, उनका अप्रेजल कौन करता है? एक कमेटी करती है जिसके 2 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का और सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट का जो उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो इनकी कमेटी उन प्रोजेक्ट्स को एसेस करती है, अप्रेज करती है, जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से 250 करोड़ तक होती है। लेकिन अबव 250 करोड़ के प्रोजेक्ट को कौन एसेस करता है, कौन अप्रेज करता है? PPPAC। और इन सभी प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल कौन देता है? कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी थर्ड पॉइंट है जो स्पेशल पॉइंट है फॉर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आते हैं और अगर उनकी वैल्यू 250 करोड़ से ज़्यादा होती है लेकिन 500 करोड़ से कम होती है, उनके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है जो उनको अप्रेज करती है। और इस कमेटी के कौन मेंबर होते हैं? एक तो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी और दूसरा सेक्रेटरी को किसका होता है? डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये 2 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आते हैं और जिनकी वैल्यू 250 करोड़ से ज़्यादा होती है लेकिन 500 करोड़ तक होती है, 500 करोड़ से कम होती है, उनका अप्रेजल करने के लिए कौन सी कमेटी होती है? एक स्पेशल कमेटी होती है जिसके 2 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का सेक्रेटरी। लेकिन अगर इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 500 करोड़ से ज़्यादा होती है तो उनका अप्रेजल कौन करेगा? PPPAC। और अप्रूवल तो हमें पता ही है कौन देगा? कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान रखना है, जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर PPP प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए थोड़ा स्पेशल अलग से एक पॉइंट है जिसमें क्या है, अगर उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 250 करोड़ से 500 करोड़ तक होती है तो उनके लिए एक स्पेशल कमेटी है जिसके अंदर 2 मेंबर्स हैं। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी और दूसरा मेंबर कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का सेक्रेटरी। तो वो इनको अप्रेज करता है, उनको असेस करता है। लेकिन 500 करोड़ से अबव अगर इनकी वैल्यू होती है तो उसे अप्रेजल कौन देता है? PPPAC। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं जो ये फाइनेंशियल पावर्स हैं PPPAC की, कि किन प्रोजेक्ट्स को ये अप्रेजल करेगा, किन का अप्रेजल PPPAC करेगा, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और किन प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल कमेटी होती है जिसमें 2 मेंबर्स हैं जो उनका अप्रेजल करेंगे, वो सब कुछ आपको याद रखना है। तो इसको एक बार समराइज़ कर देती हूँ मैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से कम होती है उनको कौन कंसीडर और अप्रूव करता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी या स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 100 करोड़ से 250 करोड़ होती है उनके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो उसे अप्रेज करती है। और इस कमेटी के 2 मेंबर होते हैं। एक तो कौन होता है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, और एक होता है जो उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा होता है उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। अगर 250 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू होती है प्रोजेक्ट की तो उसका अप्रेजल कौन करता है? PPPAC। लेकिन जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 250 करोड़ से 500 करोड़ तक होती है तो उनके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है। और उन कमेटी के कौन मेंबर्स होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का सेक्रेटरी। अगर 500 करोड़ से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है तो उस केस में अप्रेजल कौन करता है? PPPAC। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो जो भी आज हमने पढ़ा, और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ PPP प्रोजेक्ट्स, कितने टाइप के PPP प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो लाइक किए बिना मत जाना और दूसरों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियो का पता लग जाए और बेल बटन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच।